मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस, नोएडा की पुलिस, जिसमें कमिश्नर तक का नाम सामने आ रहा है कि उनके कहने पर हमारे साथ एक बड़े बिजनेसमैन हैं, वेनिस मॉल है ग्रेटर नोएडा में, उसके ऑनर हैं सत्येंद्र सिंह भसीन। इनका ये आरोप है कि जब ये दोपहर को अपने दफ्तर से तकरीबन 12:30 बजे बाहर निकले, इनके साथ इनका ड्राइवर भी मौजूद था। उस वक्त एक गाड़ी के ज़रिए कुछ लोग आए और इनका किडनैप करके नोएडा लेकर चले गए और नोएडा की एक चौकी में इनको रखा गया। और उसके बाद पूरा जो मामला है वो हम खुद इनसे ही सुनना चाहेंगे। इनके जो आरोप हैं उसमें कहीं ना कहीं जो इनके पार्टनर है DS ग्रुप, उसके साथ मिली भगत का आरोप इन्होंने लगाया है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, नोएडा की जो पुलिस है, वो उनके साथ मिल गई है। इनका अपहरण किया गया, जिस गाड़ी से अपहरण किया गया उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी फर्जी थी और जिन लोगों ने इनको यहाँ से उठाया वो पुलिस वाले नहीं लगते हैं, इनका ये आरोप है। और उसके बाद वो आज तक वो पुलिस जो लोग ले गए थे वो दिखाई नहीं दिए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह के आरोप या आप संगीन आरोप नोएडा की पुलिस पर लगा रहे हैं, तो क्या आधार है उसका? सर, आधार तो ये शीशे की तरह साफ है। मेरे को 12:30 बजे यहाँ से 5 लोगों ने, जो कि एक वाइट फॉर्च्यूनर में आए, ना पुलिस की वर्दी, ना पुलिस की गाड़ी, ना अरेस्ट वारंट, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उन्होंने मेरे को उठाया और मेरे को पीछे सीट पे फेंका। इस दौरान मेरा पैर लगा, शीशा टूट गया गाड़ी का, लेफ़्ट साइड का। उसकी भी परवाह नहीं करी उन्होंने और उन्होंने मेरे को दबोचा और सीधा गाड़ी को चलाया और पटियाला हाउस की तरफ से होते हुए मैं बड़ा चीखा चलाया और एक आदमी सामने बैठा था, वो पुलिस कर रहा था। जब मैंने पूछा उनसे, क्यों आप मेरे के साथ क्यों कर रहे हैं, कह रहे नोएडा कमिश्नर मैडम ने बुलाया। मेरे को उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी को अरेस्ट करना हो या समन करना हो, उसका एक तरीका है, पहले आप अरेस्ट वारंट देते हैं, बताते हैं, फिर फैमिली वाले को इत्तला करते हैं और फिर उसका अरेस्ट डालते हैं। ये सब करने से पहले अगर इंटर स्टेट अरेस्ट है तो लोकल पुलिस, जो कि इस केस में दिल्ली पुलिस, को आप इत्तला करते हैं। ये एक क्लियर कट प्रोटोकॉल है जो कि वेरियस ऑर्डर्स में दर्शाया हुआ है। अब जब ये मेरे को ले गए, वहाँ से लेते हुए मेरे सीधा गाड़ी जाके रोकी इन्होंने महामाया फ्लाईओवर के नीचे। मैं क्या देखता हूँ, इन 5 लोगों से मिलने के लिए जतिंदर इंस्पेक्टर आता है, वो कुछ कहता है उनको और फिर वो गाड़ी चलानी शुरू कर देते हैं। दोबारा गाड़ी लेके जाते हैं, वो सीधा नोएडा एक्सप्रेस से होते होते उन्होंने गाड़ी खूब घुमाई और तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद, तकरीबन कोई 2 और 2.5 के बीच में, ये एक सुनसान जगह पे उन्होंने आके गाड़ी को रोका और मेरे को उतारा। पता ये लगा कि वो सुनसान जगह नॉलेज पार्क चौकी थी, वहाँ का चौकी इंचार्ज था लाल सिंह। उसके सामने ले जाके मेरे को बिठा दिया, उसके साथ उसका एक साथी था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनसे बड़ा स्क्रीम किया, मैंने चीख मारी, मैंने उसको बताया कि आप मेरे को मेरी फैमिली को फ़ोन करने दो, क्योंकि मंशा गलत लग रही थी मेरे को। मैं किसी तरह से, मेरे को बहुत खौफ लग रहा था कि ये कुछ और ही करना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत ही डरा हुआ था। इन्होंने फिर मेरे को बोला कि ये सब DS वालों की वजह से हो रहा है, आपने उनका कहा माना नहीं, हमने 16 तारीख को आपको समझाया था, आपको समझ आई नहीं, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप, ये सब चल रहा था। बट इन द मीन टाइम ये लोग बहुत विचलित हो गए, फ़ोन पे फ़ोन बज रहे थे। जो 5 लोग थे ये साइड पे जाके बैठ गए और इनके पास, पर वहीं पे थे वो। थोड़ी देर के बाद, अराउंड 4 साढ़े 4 बजे के बाद, 2 घंटे के बाद, एकदम मेरा जो वकील है अमित चौहान, उसका जूनियर और साथ में मेरा ड्राइवर, ये 3 लोग और साथ में कुछ और लोग सीधा वहाँ पे पुलिस चौकी पे धमक गए। ये सब लोग हक्के बक्के रह गए,
हैरानगी की बात है, जैसे ही ये लोग पहुँचे ये पांचों लोग वहाँ से गायब हो गए, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी फॉर्च्यूनर जिसमें लेके आए थे मेरे को। हमने अमित चौहान के जूनियर ने उसकी फ़ोटो खींच ली, जो कि हमने अपने ट्विटर अकाउंट पे पब्लिश कर रखी। जब हमने उनसे पूछा कि मेरे वकील ने पूछा कि अगर आपने यहाँ पे नॉलेज पार्क चौकी में क्यों लेके आए आप इनको, उनके पास कोई जवाब नहीं था। लाल सिंह बहुत परेशान था, उसने फ़ोन पे फ़ोन घुमाना था। तो उसके बाद उसने बोला कि आप यहाँ पे वेट कीजिए, आप मेरे पास हैं, आप यहाँ से जा नहीं सकते। सनी आयो आया वहाँ से, जो से हमारे मॉल के साथ चौकी है, अक्षर चौकी, वहाँ से सनी आयो आया 15-20 मिनट में। उसने हमारे को गाड़ी में बिठाया और लेके और नॉलेज पार्क चौकी से सीधा वो बीटा 2 स्टेशन लेके गया। क्योंकि उसको आने में 15-20 मिनट लगे, थोड़ी देर लगी बीटा 2 स्टेशन पहुंचने में, तकरीबन कोई 5, सवा 5, साढ़े 5 का टाइम होगा जब मैं बीटा 2 स्टेशन पहुंचा। तब तक मेरे दोस्त और कुछ टीम के मेंबर वहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गए थे। उन्होंने हमारे को 12 हाथे में खड़ा रखा। उसके बाद जब हमने पूछा कि आप हमारे को क्यों लेके आए, कोई जवाब नहीं था इनके पास, कोई जवाब दे नहीं रहे थे। तभी उन्होंने तकरीबन 1 घंटे के बाद इन्होंने हमारे को बोला कि हम आपका अरेस्ट डाल रहे हैं। तकरीबन कोई 7 बजे का टाइम होगा। उन्होंने हमारे को बोला 6:30 और 7 का, हमने बोला कि हमने आपके अगेंस्ट FIR है, FIR के बेस के ऊपर हम आपका अरेस्ट डाल रहे हैं। इस पे मेरे जो एडवोकेट हैं अमित ने ये पूछा कि सर अगर आपको अरेस्ट डालना है तो आपको FIR की कॉपी हमारे को देनी पड़ेगी। जब उन्होंने FIR की कॉपी दी तो उसी वक्त अमित ने बोला कि आप इन धाराओं में अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इल्ज़ाम ये लगाया है, आप ध्यान से सुनिए, कि मैंने अपने मॉल में ट्रेसपासिंग करी। और कंप्लेनेंट कौन है? TS चूइंग प्रोडक्ट्स। उसका मालिक कौन है? राजीव कुमार गुप्ता, रविंदर गुप्ता, पीयूष गुप्ता और रोहन गुप्ता और चिराग गुप्ता, जो कि DS चूइंग के मालिक हैं। इसमें सरासर हमारे को समझ में आ गया कि ये जब इन्होंने मंशा कुछ और थी, जब ये फंस गए तो इनको कोई जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने इसकी FIR करी। जब FIR करी तो उसमें गलती पे ऊपर गलती हुई। FIR करी इन्होंने उन सेक्शंस में जिन पे अरेस्ट हो नहीं सकता था, पर इन्होंने कुछ मानी नहीं, कुछ सुनी नहीं हमारी। उन्होंने उठाया और मेरे को हवालात में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह जब इनको कोर्ट में पेश करना था, कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल रिपोर्ट करानी पड़ती है। मेडिकल के लिए लेके गए तो उन्होंने देखा मेरा दायां हाथ सूजा हुआ है। डॉक्टर को लगा शायद इसमें फ्रैक्चर है या फिजिकल असॉल्ट है, जिसको उसने अपनी MLC रिपोर्ट में दर्ज कर दिया। इसके बाद ये मेरे को मॉल पे लेके गए। मॉल पे इन्होंने कोई वहाँ पे 25-30 लोग पुलिस के थे, कोई फोरेंसिक वाली टीम थी, कोई कुछ थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे। मेरे को मेरे ऑफिस में लेके गए। ऑफिस में लेने के बाद, घुमाने के बाद ये वापस पुलिस स्टेशन ले आए। मेरे को लग रहा था कोर्ट लेके जाएंगे, पर कोर्ट नहीं लेके गए। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के करीब ये कोर्ट में लेके गए। हुआ यूँ कि जैसे ही मेरे को उठाया, मेरे ड्राइवर ने 100 नंबर पे कंप्लेंट दर्ज कराई यहाँ पे दिल्ली में 2 बजे। उसके बाद साथ ही मेरे बच्चों ने मेरी लोकेशन ढूंढना शुरू कर दी फाइंड माय फ़ोन से, और वो लोकेशन उन्होंने ढूंढ ली। इनको शायद ये मालूम नहीं था कि आजकल आईफोन में फीचर है कि फाइंड माय फ़ोन से आप बंद फ़ोन की लोकेशन ढूंढ सकते हो। उसके बाद मेरे जो काउंसिल हैं दिल्ली के, बहुत ही अच्छे काउंसिल हैं, उन्होंने फटाफट एक हाइबस कॉर्पस की एक रिट लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें नोटिस किया नोएडा पुलिस को या यूपी पुलिस को कि ये, और वो चीफ जस्टिस साहब जो उनसे दिल्ली हाई कोर्ट थे, उन्होंने हमारी मेंशनिंग को अलाउ करते हुए अगले दिन सुबह 11 बजे की लगा दी। अब
क्योंकि लोकेशन मिल गई तो मेरे लोग पहुंच गए, क्योंकि वो रिट फाइल हो गई तो यूपी पुलिस ऑफिशियली नोटिस में आ गई। अब इन्होंने ये इसमें फंस गए। अब इनको जस्टिफाई करना था कि ये ऐसे इन्होंने मेरे को किडनैप क्यों किया, तो इनको एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एफआईआर दर्ज करने के लिए जो कि जिन्होंने ये करवाया डीएस चोइंग वाले राजीव कुमार गुप्ता ने और उनके सहयोगी हैं राजेश कुमार गुप्ता जी, उन्होंने ये करवाया। उनके बेहस्ट पे ये एफआईआर दर्ज करी गई, बिना सोचे समझे ये एफआईआर दर्ज करी गई। बिल्कुल फर्जी एफआईआर है ये। उसके बाद जब इन्होंने 2:30 बजे मेरे को पेश किया, तब तक हाई कोर्ट में 3:30 बजे इनको तलब कर लिया गया था। हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, वो सब चीज़ें कैप्चर्ड हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर में, जो मेरे ट्विटर अकाउंट में लगी। जब मेरे को हाई कोर्ट ने ये सब चीज़ें मामले को उन्होंने 3:30 बजे बुलाया और ये मेरे को अराउंड 4 साढ़े 4 बजे लोकल कोर्ट में लोकल मजिस्ट्रेट के आगे पहले पेश किया गया 19 तारीख को और सीजीएम उसके बाद फाइल को शिफ्ट किया गया सीजीएम के पास। तो सीजीएम को हमने सारा वाक़या बताया। ये बताया कि हमारा अरेस्ट हुआ, इनके हिसाब से अगर अरेस्ट था तो 12:35 पे एफआईआर दर्ज हुई 2:43 में। हमारी 100 नंबर पे कंप्लेंट है 2 बजे की। उसके बाद इन्होंने अपने किताबों में अपने रजिस्ट्रेशन अपने यहाँ पे अरेस्ट दिखाया 5:45 का, और कॉल जोन सी वहाँ पे दिल्ली पुलिस को करी वो 7:42 पे करी। इसका मतलब ये है जब इन्होंने मेरे को उठाया तो इनके पास एफआईआर नहीं थी। तो क्या बिना एफआईआर के आप किसी को उठा सकते हैं क्या? तो ये किडनैपिंग हुई ना। तो जब ये हमने बताया हम सीजीएम साहब को, सीजीएम ने इस पूरे मामले को बिल्कुल गलत पाते हुए रिमांड को निरस्त कर दिया, तो मेरे को कोर्ट से छोड़ दिया गया। ये बहुत ही रेयर होता है कि अगर कोई पुलिस ने रिमांड मांगा हो और सीजीएम उसको निरस्त कर दे। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है ये। जब ये हम इसके बाद अगले दिन 2:30 बजे हाई कोर्ट में फिर हियरिंग हुई। हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स बताई, जिसके ऊपर एक रिपोर्ट मांगी गई है डीजीपी पुलिस से। अब हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि ये मामले में हमारे अगेंस्ट एक तो नोएडा की कमिश्नर है जिसने ये सारा मामला कराया और उसको साथ भ्रष्टाचार किया राजीव कुमार गुप्ता ने, तो सामने नज़र आ रहा है। ये दोनों आदमियों ने, एक ने करवाया एक ने किया, तो इन दोनों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी आगे कोई नोएडा कमिश्नर या कोई भी कमिश्नर पुलिस का इस कंट्री में किसी से भ्रष्टाचार करके किसी का किडनैप ना कराए, किसी का फेक इनकाउंटर ना करे। ये बहुत ही संगीन है, इस पे हमारे को उनकी मदद चाहिए। नहीं तो ये अपनी ताकत यूज़ करके हो सकता है हमारे को दबा दें। इसलिए हमने एक अपील करी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो भी लेटर मेरे ट्विटर अकाउंट में लगा है, और हमारे को दृढ़ विश्वास है कि हमारे को कि वहाँ पे न्याय मिलेगा। हमारे को अपनी जुडिशरी में पूरा विश्वास है। ये आज हमारी सुनवाई होगी और इन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। वो जो 2-3 घंटे का वक्त था, जैसे यहाँ से उठाया उसके बाद नोएडा लेकर गए, चौकी पर रखा, तो कितना हॉरेबल था? क्या लग रहा था आपको कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा? बहुत भयानक था ये। इसको शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत डर लगा, और पर मेरे मन में ये भी आया कि मेरा भगवान मेरा साथ देगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो देखो, एक भगवान की महिमा है कि मैं बच गया।
तो आपका एक एक तरफ हमारे को डर लगा, दूसरा तरफ ये देखो भगवान का खेल देखो कि कैसे उसने बचा लिया मेरे को। कहीं ना कहीं जो आपने एक ऐप डाउनलोड किया था वो काफ़ी सहायक काम हुआ आपके लिए, ख़ासतौर से बच्चों ने आपको किसी तरह से ट्रेस किया। तो अब इसके बाद जब ये पूरी घटना घटी है, क्या नोएडा में आपका मॉल है, ग्रेटर नोएडा में आप जाते हैं, अब भी वहाँ जा रहे हैं या जाने से डर लग रहा है, और बच्चों की क्या कैफियत है इसमें? बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं, उनके एकदम जल्द एक्शन ने मेरे को बचा लिया। आज मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, इतने लायक बच्चे हैं हमारे को। मैं मॉल पे जा रहा हूँ, मैंने दृढ़ संकल्प किया है मेरे को डरूंगा नहीं, भगवान ने बचाया है। ये हमारे को एक एग्जाम्पल सेट करना है कि आज के बाद कोई भी पुलिस का आला अफसर किसी के लिए ऐसा ना कर सके। डर लगा था जब मैं चौकी पे था, बहुत खौफनाक था वो। 5 लोग पिस्तौलों से लैस आपके सामने बैठे हैं, हंस रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आज तो उस घटना के बाद डर खत्म हो गया। अब तो ये संकल्प है कि हम किसी और के साथ ऐसा दोबारा ना हो। वो जो 5 लोग थे उनके बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या लग रहा था, किस तरह की उनकी कटकाटी थी, क्या पुलिस के लोग लग रहे थे या कोई बाउंसर वगैरह लग रहे थे, किस तरह के लोग? मेरे को तो पेशेवर गुंडे लग रहे थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें करने के लिए, अंजाम देने के लिए शायद इन्होंने कुछ गुंडे रखे हुए हैं। ये नहीं मेरे को मालूम ये डीएस के थे या पुलिस के थे या वो पुलिस वाले थे, पर थे प्रोफेशनल। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरे को दबोचा और मुंह दबाया और मेरी एक ने लात पकड़ी, एक ने मेरे हाथ पकड़े, ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आदमी ही कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं लगता ये पुलिस वाले थे। मेरे को लगता है ये एक पेशेवर क्रिमिनल्स थे। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की ऑर्डर किए हैं डीजीपी को, तो उसमें क्या आपको बुलाया गया है, आपसे कुछ पूछताछ की गई है, आपका स्टेटमेंट लेने के लिए बुलाया गया, कोई नोटिस दिया गया है आपको, और अगली सुनवाई कब है हाई कोर्ट में? देखिए, मेरे को अभी तक नहीं बुलाया गया है और अगली सुनवाई 4 तारीख की है, 4 अप्रैल की है। इसके अतिरिक्त कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, सब कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स में है। अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस से क्या चाहते हैं आप? दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली का जुरिडिक्शन है जहां से आपको उठाया गया, आप ये मांग कर रहे होंगे कि किडनैपिंग के एफआईआर हो, उसको लेकर 100 नंबर पर कॉल भी की गई थी, तो उस पर क्या एक्शन हो रहा है? किसी अधिकारी से आपने मुलाकात की है? मैं यहाँ पे दिल्ली का नागरिक हूँ। दिल्ली में घटना हुई, तो जब मैं 20 तारीख की बात है, हमने यहाँ पे दिल्ली के टीसीपी पार्लियामेंट स्ट्रीट में मैं जाके मिला, उनको सारा वाक़या बताया और उनको बोला कि इन डीएस जो इनके जो ओनर्स हैं उनके अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की जाए, सारी वीडियो फुटेज मेरे को दिखाई जाए। पर दिल्ली पुलिस बड़े शशोपंज में है, क्योंकि सामने उनको लग रहा है नोएडा पुलिस कटघरे में खड़ी है, किसी तरह से ऐसा लग रहा है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद मैं दिल्ली में एक एमपी साहब से जाके मिला, फिर उसके बाद मैं दिल्ली में एक दिल्ली सरकार के मंत्री हैं उनसे मिला, उसके बाद मैं यहाँ पे एक आला ऑफिसर है, काफ़ी सीनियर ऑफिसर है, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनसे जाके मिला। मैंने बहुत गुहार लगाई, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, दिल्ली के कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, पर कहीं पे सुनवाई अभी तक नहीं हुई। मेरे को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के कमिश्नर साहब इसकी एफआईआर जल्द दर्ज करेंगे।
एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। इस पूरे मामले में देखा जाता है कि अक्सर ट्वीट पर या सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ जी के ज़रिए कहा जाता है कि क्रिमिनल प्रदेश भाग करके चले गए, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पुलिस इस तरह का एक अपराध करती है, तो क्या कहना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है सर कि मैं नोएडा में हूँ आज, 2006 से हम वहाँ पे हमारा एस्टेब्लिशमेंट है। नोएडा में क्राइम में या यूपी में इम्प्रूवमेंट हुई है, पर एक तरफ योगी जी चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, उनका विजन क्लियर है कि लॉ एंड ऑर्डर में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ ये भ्रष्ट अधिकारी, ये भ्रष्ट नोएडा कमिश्नर उनका मजाक उड़ा रही है। थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि शायद सीएम साहब को ये बात अच्छे से किसी ने बताई नहीं। मैंने उनसे मिलने की कोशिश करी पर मेरे को समय नहीं मिला। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम योगी जी से, सर मेरे को आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम दें इस सारे वाक़या को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जब हमारा विज़न इतना अच्छा है, हमारे पास भ्रष्ट अधिकारी सीट पे नहीं होने चाहिए। शुक्रिया सत्येंद्र सिंह जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि इन्होंने पूरी अपनी जो है घटना बताई, किस तरह से उनके साथ ये पूरा मामला हुआ और उसके बाद किस दर्द से, किस तकलीफ़ से ये गुज़र रहे हैं। इन्हें भरोसा है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से कि इस मामले में कहीं ना कहीं इनको इंसाफ मिलेगा। और दूसरा, दिल्ली पुलिस से भी ये चाहते हैं कि इसमें जो है किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि जिन लोगों ने ये पूरी साजिश रची है वो भी सलाखों के पीछे पहुंच पाएँ। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।